नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम लोग कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, क्योंकि जो इकोनॉमी की आगे हम वीडियोस डिस्कस करेंगे उनमें इन टर्म्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। और वैसे भी आप इन टर्म्स को न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में या फिर टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर देखते ही रहते हो। तो आज हम लोग इन टर्म्स को डिस्कस करते हैं। ये इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं सारी की सारी। सो स्टार्ट करते हैं जीडीपी से। जीडीपी हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी कंट्री के अंदर एक ईयर के अंदर जितनी भी वैल्यू की गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उसे उस कंट्री की जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी का जो फुल फॉर्म है वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक मतलब जो हमारा घरेलू है, इंडिया के अंदर है। तो आप यहां से इसका अंदाजा लगा सकते हो। इससे आगे है जीडीपी रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड प्रोड्यूस्ड विद इन द ज्योग्राफिकल टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। मतलब मान लो कि आप लोग, ये इंडिया है, अब इसके अंदर जो भी सर्विसेज और गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, चाहे वो इंडियंस कर रहे हों चाहे वो फॉरेनर्स कर रहे हों, लेकिन हम बात यहाँ पर इस चीज की कर रहे हैं कि उस टेरिटरी के अंदर फॉरेनर कर रहा हो, इंडियन कर रहा हो, कोई भी कर रहा हो सर्विसेज और गुड्स प्रोड्यूस, लेकिन इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर प्रोड्यूस हो रही है ना, उनकी वैल्यू को काउंट करेंगे तो उसे हम कहेंगे जीडीपी। उससे अलग जो है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, दोनों में फर्क क्या है वो बताता हूं आपको। जीएनपी सेकंड है ना हमारा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। इसके अंदर हमने जीडीपी में इंक्लूड किया था फॉरेनर्स को, सिटीजन्स को, लेकिन मान लो कि जीएनपी में क्या होगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में क्या होगा, इसमें वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज आएगी, लेकिन जो कंट्री के सिटीजन्स हैं, जैसे कि इंडिया के जो इंडियंस हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो इसमें काउंट करेंगे हम। ठीक है, अब वो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंडिया से बाहर जाकर प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है कि इंडियंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया के अंदर रहकर प्रोड्यूस करें चाहे वो इंडिया से बाहर जाकर प्रोड्यूस करें, लेकिन वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएंगी इंडियंस के द्वारा। सो जीडीपी में और जीएनपी में यही अंतर है कि जीडीपी में जियोग्राफिकल एरिया, मतलब कि इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, चाहे वो इंडियंस कर रहे हो चाहे वो फॉरेनर्स कर रहे हो। और जीएनपी में क्या है कि इंडियंस जो सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, सारे वर्ल्ड के अंदर जहां पर भी इंडियन सर्विसेज और गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम काउंट करते हैं जीएनपी में। तो ये दोनों डिफरेंट थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। जो भी टूट फूट हो रही है उसको हम निकाल देते हैं। ठीक है, अब गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लो कोई गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि आप मान लो कि शुगर केन से हम जो है शुगर निकाल रहे हैं, तो उसकी जो मशीनरी यूज हो रही है वो तो डिप्रिसिएट होगी ना। अब मशीन से एक बार लगाने के बाद ये तो है नहीं कि वो लाइफ लॉन्ग के लिए लग गई, वो कुछ टाइम के बाद डेप्रिसिएट हो जाएंगी। तो उस डेप्रिसिएशन को निकालते तो नेट जीडीपी आ जाएगी आपके पास। और ऐसे ही नेट नेशनल प्रोडक्ट में से भी हम डेप्रिसिएशन, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो एनएनपी आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर। वही मैं आपको बताया कि किसी भी एसेट की वैल्यू, अब मान लो कोई, आप एक एग्जांपल यहाँ पर और ले सकते हो कि मान लो आप लोग कोई बाइक ले आए या स्कूटी ले आए। अब स्कूटी 2013 मॉडल है मान लो, अब 2024 में तो उसकी वैल्यू कम होगी ना वियर एंड टियर के कारण। तो ऐसे हर चीज की वैल्यू जो होती है वो विद टाइम डिक्रीज होती जाती है, वो इंक्रीज नहीं होती, वो डिक्रीज होती है वियर और टियर के कारण। तो वहीं पर डेप्रिसिएशन हमने जो है, ये जो ऊपर हमने किया था ना कि एनडीपी क्या है, नेट डोमेस्टिक, तो हमने डेप्रिसिएशन को माइनस किया था, वही डेप्रिसिएशन की वैल्यू आपको, सॉरी डेफिनेशन आपको यहाँ पर डेप्रिसिएशन की दी गई है। इसे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट से पहले हम लोग करते हैं रेपो रेट क्या होता है। जस्ट ए सेकेंड, इसमें मैं देख लेता हूं कि वो किस स्लाइड में रखा गया है, वरना आपको बता देता हूं। मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होता है, जैसे कि मान लो आप लोग बैंक्स हैं, एसबीआई हो गया या फिर एचडीएफसी हो गया, यस बैंक, जितने भी बैंक्स हैं, ये प्राइवेट हो या फिर पब्लिक हो, जिस रेट पे ये सब बैंक्स आरबीआई से जो मनी बोरो करते हैं, मतलब जिस रेट पे आरबीआई, जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई बाकी जो सभी बैंक्स हैं इनको जो मनी है वो लेंड करता है, पैसे उधार देता है, उसको हम कहते हैं रेपो रेट।
उसका अपोजिट होता है रिवर्स रेपो रेट। जिस इंटरेस्ट रेट पे बाकी सभी बैंक से आरबीआई बोरो करता है उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, याद रखना है, रेपो रेट में आरबीआई बाकी सभी बैंक्स को पैसे दे रहा है उधार, वो इंटरेस्ट रेट जो है उसको रेपो रेट कह रहे हैं। और रिवर्स रेपो रेट में जिस इंटरेस्ट रेट पे बाकी सभी बैंक से आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारा, जो सेंट्रल बैंक है, वो उधार ले रहा है, उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट ऑलवेज लोअर देन रेपो रेट, रेपो रेट से कम ही होता है ये, मतलब ज्यादा पे पैसे देगा ना बोरो आरबीआई जो है बाकी बैंक्स को, जब उससे बोरो करेंगे तो आरबीआई उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट लेगा, लेकिन जब वो खुद बाकी बैंक से बोरो करेगा तो वो कम इंटरेस्ट रेट पे लेगा, तभी उसको बेनिफिट होगा ना। तभी ये जो रिवर्स रेपो रेट है होता है जो, और रेपो रेट से हमेशा लोअर होता है, कम होता है। इसके बाद आ गया CRR कैश रिजर्व रेशो। अब मान लो कि किसी भी बैंक के पास 1000 रुपीज है, तो उस 1000 रुपीज उसके पास आई है, मान लो कस्टमर्स ने जमा करवाए हैं, जो भी उसके कस्टमर्स हैं बैंक के, तो उस 1000 में से कुछ परसेंटेज उस बैंक को रिजर्व रखना होता है। मान लो कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 100 रुपीज उसको रिजर्व में रखने हैं। बाकी जो 900 है उसका वो बिजनेस कर सकता है, लेकिन उसको 100 रुपये रिजर्व में ही रखने होंगे, ताकि इन केस ऑफ अ फेलियर वो बाकी सभी कस्टमर को थोड़ा बहुत खर्चा तो दे सके, वापस उनको पैसा दे सके। तो जो 100 रुपये रखे गए इसको ही हम कहते हैं CRR कैश रिजर्व रेशो, द परसेंटेज ऑफ लिक्विड कैश एवरी बैंक हैज टू कीप विद द आरबीआई। आरबीआई के पास उसने 100 रुपये रखे हुए हैं, इट इज अ परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट्स, वही आपको मैंने बताया, लिक्विड कैश की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, आरबीआई के पास 100 रुपये रख दिए। उसके बाद SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इसमें क्या होता है कि कुछ परसेंटेज 1000 में से मान लो कि 100 रुपीज उस बैंक को अपने पास रखने होते हैं, वही इन केस ऑफ फेलियर के लिए। ये 100 रुपये आरबीआई के पास रख दिए, ये अपने पास रख लिए, कितने का बिजनेस कर सकता है वो, 800 रुपये का, तो इसे हम कहते हैं SLR। कुछ रिजर्व होते हैं, कुछ इमरजेंसी के लिए फंड रखने होते हैं, उसको हम कहते हैं CRR और SLR। उसके बाद आ गया बैंक रेट। ठीक है जी, बैंक रेट क्या होता है, कोई भी बैंक जब आरबीआई से पैसे उधार लेता है तो उसे हम कहते हैं, जो इंटरेस्ट रेट पे वो उधार ले रहा है उसे हम कहते हैं बैंक रेट। ठीक है, आप देख भी सकते हो यहाँ पर, हायर रेट देन द रेपो रेट एट विच द आरबीआई गिव्स लोन टू अदर बैंक्स, अ हायर बैंक रेट वुड मीन हायर लैंडिंग रेट्स बाय बैंक्स। क्योंकि अगर बैंक्स को, फॉर एग्जांपल ये भी रेपो रेट में भी आरबीआई से उधार ले रहे हैं, बाकी बैंक्स बैंक रेट में भी उधार ले रहे हैं। ठीक है, बैंक जो रेट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है जनरली। तो बैंक्स मान लो कि आरबीआई से जो उधार पैसा ले रहे हैं उस पे आरबीआई चार्ज कर रहा है 7% इंटरेस्ट रेट। अब जब बैंक अपने कस्टमर को पैसे ये आगे उधार देंगे तो वो कितने में करेंगे, वो 7 में तो करने से नहीं, वो 7% से कम में इंटरेस्ट रेट में बैंक्स आगे अपने कस्टमर को पैसे दे सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, 7 से बढ़ाकर 8%, 9% इंटरेस्ट रेट पे देंगे, ताकि बैंक्स को भी बीच में से जो प्रॉफिट है वो मार्जिन बढ़ सके। यही यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है जी, इससे आगे आ गया आपका MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये होता है कि आरबीआई से आपको पैसे लेनी है एक ही दम, बस कि अर्जेंट पैसे चाहिए जी हमें दो, तो आप आरबीआई से जब अर्जेंट पैसे लेने जा रहे हो, इमरजेंसी में पैसे लेने जा रहे हो, तो उसे हम कहते हैं MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, द रेट एट विच बैंक्स कैन बोरो ओवरनाइट फंड्स फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट द अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, here the borrowing limit is 2% of the bank's net demand and time liabilities। बता ही दिया मैंने आपको क्या है ये। CRAR capital to risk weighted asset ratio, the ratio of a bank's capital to its risk। मतलब इतना मनी उसने दे रखा है और कितना रख रखा है, और कितने उसके एसेट ऐसे हैं जो आ सकते हैं, कितने ऐसे हैं जो रिस्क में हैं, उसे हम कहते हैं कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो। कितने एसेट उसके पास हैं कि वो अगर उसके पास कोई फेलियर होता है बैंक का तो कैसे उस शॉक को वो ऑब्जॉर्व कर लेगा। फिस्कल पॉलिसी, द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट बाय व्हिच इट एडजस्ट द टैक्स रेट्स एंड स्पेंडिंग लेवल्स टू इन्फ्लुएंस द नेशनल इकोनॉमी। इसे हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ताकि इंडिया की इकोनॉमी को स्टेबल किया जा सके।
एक होती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का भी एम होता है ताकि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो हायर रेट्स पे ग्रो कर सके, और आरबीआई बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी। उनका काम भी सेम होता है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो हायर रेट पे ग्रो कर सके। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बना रही है और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बना रहा है। फिस्कल डेफिसिट, मान लो कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ रहा है 100 रुपीज का और गवर्नमेंट ने स्पेंड कितने कर दिए 120। रेवेन्यू था 100 का, स्पेंडिंग कर दी 120 की, जो बीच में ये 20 रुपी ज्यादा स्पेंड किए हैं, यही हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रिसीट्स। A fiscal deficit occur when this expenditure exceeds the revenue generated. रेवेन्यू 100 रुपये का था, स्पेंड 120 कर दिया, जो 20 रुपये ज्यादा एक्स्ट्रा किए हैं, ये इसी को हम कह रहे हैं फिस्कल डेफिसिट। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी ये। बैलेंस ऑफ पेमेंट, मान लो कि कंट्री, कोई भी कंट्री है, वो कुछ चीजें इंपोर्ट करती है और कुछ चीजें वो एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, अब कितने इंपोर्ट कर रही है, कितना एक्सपोर्ट कर रही है, इसमें जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इट इज द डिफरेंस इन टोटल वैल्यू बिटवीन पेमेंट्स इनटू एंड आउट ऑफ अ कंट्री ओवर अ पीरियड। ठीक है जी। बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये सेम है, ये पेमेंट्स के बारे में कर रहे थे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में, इसमें सर्विसेज भी इंक्लूडेड थी, और ट्रेड में जो होता है सिर्फ गुड्स जो हैं वो इंक्लूड होती हैं। इट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स फॉर अ टाइम पीरियड। द बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ द बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है जी। उसके बाद कैपिटल, सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस टू जनरेट अ प्रॉफिट, ये तो आपको पता ही है कि कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं हम इतना। कार्बन टैक्स, इन्वायरमेंटल टैक्स इंपोज किया जाता है प्रोडक्ट्स पे जो कार्बन बेस्ड मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं कार्बन टैक्स। जैसे कि आप लोग मान लो व्हीकल्स हैं, कार, बस, बाइक्स, ये सब क्या कर रहे हैं, CO2 जनरेट कर रहे हैं, CO जनरेट कर रहे हैं, मतलब कार्बन एमिट कर रहे हैं इन द एनवायरनमेंट, और जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं एमिट होती हैं इनसे। ठीक है, इसलिए इनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा उसे हम कहेंगे कार्बन टैक्स। इसे नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मान लो कोई कंट्री, मॉरिशियस ले लो आप लोग, एक कंट्री ले लो आप इंडिया, इन दोनों के बीच में कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर, कुछ गुड्स और कुछ सर्विसेज के ऊपर कोई एग्रीमेंट हो जाता है कि हम आपकी कंट्री में, मॉरिशियस कहता है इंडिया को कि हम आपकी कंट्री में ये सर्विसेज भेज रहे हैं और ये गुड्स बेचेंगे तो आप इन पे टैरिफ कम लगाना या ना लगाना, और इंडिया कहेगा कि हम आपकी कंट्री में ये गुड्स और सर्विसेज को सेल करेंगे तो आप हमारे ऊपर ये टैक्स या फिर कम टैक्स लगाना, तो उसे हम कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, सो इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more countries that eliminates trade tariffs between the countries and also tries to reduce known trade barriers between the countries। मैंने आपको बता ही दिया। प्रोग्रेसिव टैक्स, मान लो किसी चीज के ऊपर अभी टैक्स है 5%, कुछ साल के बाद 10%, कुछ के बाद 15%। ठीक है, एक तो ये कह सकते हो आप। दूसरा आप ये कह सकते हो कि मान लो कि आपकी इनकम है 5 लाख, आपकी कल को इनकम हो जाती है 10 लाख, फिर 15 लाख, तो आपकी इनकम के साथ जो टैक्स इंक्रीज होगा, यहाँ पर टैक्स मान लो 1% था, यहाँ पर 5% हो गया, यहाँ पर 7% हो गया, तो इनकम के साथ जो है वो टैक्स इंक्रीज हो रहा है, उसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। अ कंट्रीज टैक्स रेट्स आर सेड टू बी प्रोग्रेसिव when the tax rates increases as the taxable amounts increase। अमाउंट इंक्रीज हो रहा है तो टैक्स भी इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद टैरिफ, इट इज द टैक्स इम्पोज्ड ऑन इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज, जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, ये कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कंट्री इसलिए टैरिफ इंपोज करती है गुड्स और सर्विसेज पे, ताकि जो लोकल गुड्स और सर्विसेज हैं उनको प्रमोट किया जा सके। ठीक है, क्योंकि अगर टैरिफ लगेंगे बाहर से इंपोर्ट आने वाली चीजों पर तो वो महंगी हो जाएंगी, और जो लोकल गुड्स और सर्विसेज होंगी वो सस्ती हो जाएंगी एज कंपेयर टू इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, तो उसे हम टैरिफ कह रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में आपको बता ही चुका हूं कि कोई कंट्री की जो सेंट्रल बैंक होती है वो उस इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए जो पॉलिसी बनाते हैं उसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। इंडिया में आरबीआई बनाता है। रेपो रेट भी डिस्कस कर चुके हैं कि जिसपे से आरबीआई लोन्स दे रहा है दूसरे बैंक्स को, और रिवर्स रेपो
इस पे आरबीआई लोन्स ले रहा है बाकी सभी बैंक से, ठीक है। रिवर्स रेपो कम होता है और रेपो ज्यादा होता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन समझाता हूं मैं आपको। मान लो कि ये एक टेरिटरी है, मतलब इंडिया के अंदर कोई एक प्लेस है, वहां पर ये एक ऐसी जगह है, पंजाब के अंदर लगा लो आप ये। इसके अंदर जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, वो अपनी शोरूम्स या फिर अपने जो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए फैक्ट्रीज हैं वो बना सकते हैं। उनको यहाँ पर काफी सारे कंसेशंस दिए जाएंगे, जैसे कि वाटर सस्ता मिल रहा है, चीप मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चीप मिल रही है, या अच्छी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज हैं यहाँ से इस पार्टिकुलर जोन से पोर्ट को भी जो है रास्ते लगे हुए हैं, ये बड़ी बड़ी सिटियों से जुड़ा है, बड़े बड़े पोर्ट से जुड़ा हुआ है। सो यहाँ पर उनको ट्रेड करना आसान हो जाएगा जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इस जोन को ही कहा जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है जी। इट इज अ जोन और एन एरिया इन अ कंट्री वेयर देयर आर सेपरेट बिजनेस एंड ट्रेड लॉज एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। दे आर क्रिएटेड टू इंक्रीज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। मैंने आपको बता ही दिया, जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज लगेंगी उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। इन्फ्लेशन महंगाई, किसी भी कंट्री के अंदर महंगाई को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। द रेट एट विच द प्राइसेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज राइज इन अ कंट्री दस इट केजेस ऑफ फॉल इन द परचेसिंग पावर ऑफ द करेंसी। जितनी ज्यादा महंगाई उतनी ज्यादा उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू जो है वो कम होती चली जाएगी। उसके बाद डिप्रेशन, इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है किसी कंट्री की वो काफी समय तक जो है वो लोअर ग्रोथ रेट पे चल रही है, उसे हम कहते हैं डिप्रेशन। मान लो कि 2% पे ग्रो कर रही है, पहले वो 7-8% पे ग्रो कर रही थी, तो जीडीपी की ग्रोथ जो है वो कम हो रही है, उसे हम कहते हैं डिप्रेशन। कंट्री की ग्रोथ नहीं हो रही है, वो डिप्रेशन में काउंट होता है, वो भी लंबे समय तक। और ना ही इसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही कंट्री के अंदर, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। एफडीआई, बाहर से जो इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ रही है, इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इट इज एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ कंपनी और एन इंडिविजुअल इन वन कंट्री इन बिजनेस इंटरेस्ट इन अनदर कंट्री। इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, यूएसए से आ रही है, मॉरिशस से आ रही है, सिंगापुर से आ रही है, ऐसे, ठीक है। सो ये कुछ टर्म्स थी इकोनॉमी की जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और इकोनॉमी के आगे टॉपिक डिस्कस करने से पहले ये टर्म्स जरूरी थी, ताकि आप लोगों को हम जब वो टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे या फिर हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे होंगे तो आपको ये टर्म्स याद होंगी, तो आपको इजी हो जाएगा और आप लोग उसको आसानी से समझ पाओगे। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी टर्म्स के ऊपर। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आशा है कि आपको ये समझ में आ रही होंगी। कोई भी सुझाव हो आप लोगों का तो आप उसे हमें ईमेल कर सकते हैं। सो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।